हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो ये प्रोबेबली लास्ट पार्ट है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द पेनाल्टीज और एक टैबुलर डेटा ये देखने के लिए कि पिछले क्या प्रोविजंस थे और अब क्या चेंजेस आए हैं। उसके अलावा सारे प्रोविजन लगभग सेम है, बस ये एक कंसोलिडेशन है प्रीवियस एक्ट्स का, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको थोड़ा थोड़ा सा चेंज किया गया है, जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में। देखिए बेटा, अभी तक जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग 14 एक्ट्स जो हैं जो इसमें कंसोलिडेट हुए हैं, तो सब में अलग अलग पेनल्टीज थी, सब में अलग अलग प्रोविजंस थे। पर क्योंकि ये एक्ट जो है एक कंसोलिडेटेड वर्जन है, तो ऐसे 14 बार तो पेनल्टीज नहीं डाल सकते, इसीलिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो कि हर एक्ट के अलग अलग पेनल्टीज से डील करता है। ठीक है, अभी तक क्या है, आप लोग की एक थोड़ी सी क्वेरी थी ये कि मैम फाइन तो 500 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए ऐसे फाइन्स हैं, तो इससे क्या कोई डरेगा, कोई ऑफेंस करने से पहले सोचेगा? क्योंकि उनको तो यही लगेगा ना कि 100 रुपए का फाइन है, चलो ठीक है दे देते हैं। लेकिन इसमें जो फाइन का अमाउंट रखा गया है बेटा, वो आज के इन्फ्लेशन लेवल को देखकर रखा गया है, क्योंकि वो सारे एक्ट्स जो थे ना, वो कोई 1948 का है, 70s का है, तो अब ऐसे एक्ट्स जो हैं तो वो उसी हिसाब से उसके फाइन थे। लेकिन अभी का जो एक्ट है उसके फाइन के जो अमाउंट्स हैं उनको उस हिसाब से ही मैनेज करके मिटिगेट करके रखा गया है। ठीक है, तो चलिए पेनल्टी से पे डील करते हैं। तो पहला पहला ये है कि अगर ये जो हमारे एम्प्लॉयर भाई साहब हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इंश्योरेंस में, ठीक है, कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है ना, एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को। और ये भी बताया था मैंने, अगर अपने पिछले सेशन नहीं देखा तो मैं फिर से कह रही हूँ, जाके पहले वाला सेशन देखो। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था आपको स्टेट इंश्योरेंस में कि एम्प्लॉयर को ही एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन देना है, लेकिन फिर वो उसकी सैलरी से डिडक्ट कर सकता है, यही बताया था, याद है ना। तो कहा जा रहा है कि अगर एम्प्लॉयर जो है वो फेल हो जाता है, फेल टू पे कंट्रीब्यूशन, फेल टू पे कंट्रीब्यूशन, अगर कंट्रीब्यूशन टाइम से पे नहीं करता है, फेल हो जाता है, तो उसमें उनका जो इम्प्रिजनमेंट है वो कितना हो सकता है बेटा? तो वो हो सकता है लगभग 3 साल, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3 इयर्स हो सकता है, और मिनिमम कितना होगा? 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर होगा मिनिमम, और मैक्सिमम ये हो सकता है 3 ईयर। ठीक है, और अगर कहा जाए कि अगर वो एम्प्लॉय के वेज में से भी डिडक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और ना तो खुद दे रहे हैं ना एम्प्लॉय के वेज में से ही डिडक्ट कर रहे हैं, तो फाइन हो जाएगा बेटा। फाइन कितना होगा? तो 1 लाख रुपीज। ये ठीक है, मतलब 1000 5000 तो कम लग रहा था, पर 1 लाख इज फाइन। चलिए, अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगर 2 महीने से लेकर, अगर ऐसा है कि अगर कोई और केस होता है, अगर यहाँ पे क्या है कि अगर वो डिडक्ट नहीं कर रहे हैं एम्प्लॉयर से भी, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, अपना भी नहीं दे रहे हैं, अगर ऐसा है तो इतना है। अगर एनी अदर केस, अगर कोई अदर केस है, ठीक है, अदर केस है, तो उस केस में जो इनका इम्प्रिजनमेंट होगा वो कितना हो सकता है? 2 मंथ्स to 6 मंथ्स। ठीक है, 2 मंथ्स to 6 मंथ्स, मिनिमम 2 मंथ्स और मैक्सिमम 6 मंथ्स। और फाइन कितना हो सकता है बेटा? फाइन हो सकते हैं 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। चलिए, अब कहा जा रहा है कि अगर अगर कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं 2 महीने से कम की सजा देंगे, यहाँ पे कहा गया अगर 1 साल से कम की सजा देनी है, ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जो बहुत ज्यादा ग्रेव ना हो, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जब केस आते हैं ना बेटा, तो समझ में आता है कि जो हमने लॉ बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना कितना आसान या कितना मुश्किल है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि लेस पनिशमेंट देना चाहिए, कोर्ट को ये लगता है कि लेस पनिशमेंट देना चाहिए, तो क्या वो कर सकती है ऐसा? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन रीजंस रिकॉर्डेड होने चाहिए, रीजंस राइटिंग में रिकॉर्डेड होने चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, और अगर बाकी का, अब और ऑफेंसेस हैं, कुछ और भी ऑफेंसेस हैं, तो पहले मैं पनिशमेंट बता देती हूँ, फिर लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस बता दूंगी। तो पनिशमेंट की बात की जा रही है, फाइन की, फाइन कितना बेटा? 50,000 रुपए फाइन की पनिशमेंट हो सकती है। किन किन केसेस में? किन किन केसेस में कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयज का जो वेज डिडक्ट कर रहे हैं, डिडक्ट द वेज, वो जितना करना चाहिए उतना नहीं है, मतलब कि उससे ज्यादा है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ केस है, या फिर बेनिफिट्स, जो बेनिफिट देने की बात की जा रही है इस एक्ट में, ठीक है, बेनिफिट और प्रिविलेजेस देने की बात की जा रही है, उसको रिड्यूस किया गया है। ठीक है, जितनी देनी चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है। मान लेते हैं कि 26 वीक है वेमेन के मेटर्निटी की, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हो सकता है वो 20 वीक्स दे रहे हैं। ठीक है, या कुछ भी ऐसा है जो बेनिफिट्स की बात की जा रही है, उसको मतलब इसमें उसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो भी 50,000 का फाइन हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन है, कोई भी ऐसा रिपोर्ट है
या रिटर्न है या इंफॉर्मेशन है जिसको कंसील करने की बात हो रही है, मतलब अगर मांगा गया है तो दे नहीं रहे हैं, तो उसमें भी ये फाइन लग सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या लग सकता है? कंपनसेशन, कोई भी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है जिसके लिए एम्प्लॉय इंटाइटल्ड है वो नहीं दिया जा रहा है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इंप्लॉइज कंपनसेशन एक्ट जो पिछला सेशन था उसमें, जो कि आज ही हुआ है, तो उसमें हमने पढ़ा कि कंपनसेशन अगर कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है तो अथॉरिटी को बताना पड़ेगा। अथॉरिटी को आपको ये मतलब उनको एक नोटिस भेजना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ये मिसहैप हो गया। अगर वो नहीं भेजते हैं कंपनसेशन के लिए, अथॉरिटी को प्रॉपर नोटिस नहीं भेजते हैं कंपनसेशन एक्ट में, कंपनसेशन के प्रोविजंस में, तो वहां पे भी 50,000 का फाइन हो सकता है। उसके अलावा क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हिंडर करना। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो फंक्शन है उसको हिंडर करने की बात हो रही है। ठीक है, हिंडर है ना, टिंडर नहीं है, हिंडर है। तो हिंडर करने की बात हो रही है, तो वहां पर भी ये चीज हो सकती है। ठीक है, उसके बाद कंप्लायंस, जो कंप्लायंस है उसको फुलफिल करने नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, या फिर कहा जा रहा है कि जो भी प्रोविजंस हैं उसके जो इंस्पेक्शन चार्जेस हैं, ठीक है, अगर कोई इंस्पेक्शन करने आ रहा है तो उसके इंस्पेक्शन चार्जेस होते हैं जो कि एम्प्लॉयर को ही बियर करना पड़ता है। तो अगर वो इंस्पेक्शन चार्जेस है जो कि उस पर्टिकुलर, ये स्टेट गवर्नमेंट समय समय पे जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो बताती रहती है, तो जो भी चार्जेस है अगर उसको नहीं दिया जा रहा है तो भी कितना हो सकता है? तो भी 50,000 का फाइन हो सकता है। ठीक है, ये आपको समझ में आई होप आ गया होगा। चलिए, अब अगला जो फाइन है वो क्या है? तो पहले इंप्रीजनमेंट हो सकती है कितने? 6 महीने की, और फाइन हो सकता है 50,000 तक का, या दोनों हो सकता है। किन किन कंडीशन में? कहा जा रहा है कि ईएसआई, स्टेट इंश्योरेंस वाला है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, या फिर मैटरनिटी बेनिफिट, इन दोनों के कॉन्ट्रावेंशन, अगर इन दोनों के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो उस केस में क्या किया जा सकता है? 6 महीने की इंप्रिजनमेंट और 50,000 का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? और क्या, अगर आप क्या कर रहे हो कि किसी भी इंस्पेक्टर साहब को, इंस्पेक्टर साहब बेटा गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो ठीक, तो 50,000। अगर इंस्पेक्टर साहब को आपने क्या किया, जो फैसिलिटेटर है उनको अपना काम नहीं करने दे रहे हैं आप प्रॉपर, तो उस केस में भी आपको क्या हो सकता है? उस केस में भी 6 महीने की सजा और 50,000 का फाइन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैटरनिटी बेनिफिट नहीं आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मैटरनिटी बेनिफिट्स की क्रैच फैसिलिटीज है, या फिर जो भी प्री नेटल पोस्ट नेटल जो बेसिक केयर है वो अगर प्रोवाइड करने की बात की गई है, अगर वो नहीं फुलफिल कर रहे हो तो भी ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर आप इंस्पेक्टर साहब को, ये जो इंस्पेक्टर साहब हैं इनको रजिस्टर नहीं दे रहे हो, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स ये मांग रहे हैं वो नहीं दे रहे हो, तो उसके लिए हो सकता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगर सेस वर्कर्स जो सेस देने का जो, देर इज अ सेपरेट प्रोविजन फॉर इट। ठीक है, द प्रोविजन मैं आपको बता दे रही हूँ, एक मिनट। हाँ, सोशल सिक्योरिटी एंड सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ठीक है, तो इसके लिए अभी एक एक्ट है जो कि इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया है अब। तो सेस की बात अगर की जा रही है, ठीक है, तो सेस की बात है, तो अगर वो आप फेल कर रहे हो, सेस नहीं दे रहे हो, तो उसमें भी ये क्या हो सकता है कि इतना फाइन हो सकता है। ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हो? फॉल्स रिपोर्ट बना रहे हो कुछ भी, ठीक है, फॉल्स रिपोर्ट वगैरह बना रहे हो, तो ऐसे में भी 6 महीने की सजा और 50,000 का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? अगर ग्रेट्युटी टाइम पे पे नहीं हो रही है, अगर ग्रेट्युटी क्या होता है? दैट इज योर लॉयल्टी बोनस, है ना। ग्रेट्युटी एक्ट भी हमने पढ़ा है और नए प्रोविजंस में भी पढ़ा है। तो अगर ग्रेट्युटी की बात हो रही है, ग्रेट्युटी अगर नहीं दिया गया है, तो उसमें क्या हो सकता है? इंप्रीजनमेंट हो सकती है। कितनी भाई? 1 साल की हो सकती है। और फाइन कितना हो सकता है? तो फाइन हो सकता है बेटा 50,000 रुपए का। ठीक है, ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि बार बार इंप्लॉयर जो है वो एक गलती करके दोबारा, मतलब रिकमिट कर रहा है, मिस्टेक को रिकमिट कर रहा है, ठीक है, ये सारे मिस्टेक को क्या कर रहा है? वो रिकमिट कर रहा है, तो उसमें फिर क्या होगा? इंप्रीजनमेंट। ये नहीं कि आपने सजा काट लिया उसके बाद फिर से वही गलती करे जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि एक गलती भगवान माफ कर देता है, लेकिन ये एक्ट कहता है दूसरी गलती हम बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। तो इंप्रीजनमेंट हो सकती है बेटा कितनी? 2 ईयर्स की। 6 महीने से अब 2 साल हो गया है। ठीक है, और फाइन हो सकता है, फाइन भी कितना हो सकता है? 50,000 से अब हो गया है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज, अगर आप बार बार ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई अगर इसके लिए तो चलो ठीक है, अगर इसकी बात कर रहे हैं ये वाले प्रोविजन की, ठीक है, दिस वन, कि अगर इसमें भी रीऑफेंडर है, मतलब कि रिकमिट कर रहा है मिस्टेक जो है, ठीक है, तो इस केस में कितना होगा? क्योंकि इसमें तो सजा ज्यादा है, तो इसमें तो और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें इंप्रीजनमेंट हो सकती है बेटा मिनिमम 2 ईयर्स की। ठीक है, मिनिमम
2 years की, और फाइन हो सकती है कितना बेटा, 3 लाख की, ठीक है, 3 लाख अगर रिकमिट हो रहा है ये दोनों, ये प्रोविजंस, और बाकी प्रोविजंस अगर हो रहे हैं तो फिर उसके लिए 2 years और 2 लाख फाइन। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, हाँ, अब ये जो पूरा एक्ट है, ठीक है, ये जो एक्ट है ये अभी फाइनली जो है, मतलब ये दिस इज अ कोड, दैट इज अ ड्राफ्ट कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो कब इम्प्लीमेंट होगा, जब ये ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, जब भी ये इम्प्लीमेंट होगा तो ये ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो वो वैसे ही आएगा कि सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होने की तारीख हो सकता है 2026 हो, 2027 हो, डिपेंड करता है जब भी जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इसको जब भी इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कौन कौन से एक्ट हैं जो इसमें इनकॉर्पोरेट हुए हैं, तो मेजर आप याद रखिए, ठीक है, ऐसे मैं सारे बता देती हूँ, सारा लिखूंगी नहीं क्योंकि बहुत लंबे लंबे से एक्ट्स हैं, बहुत टाइम वेस्ट होगा, पर मैं बोलूंगी सारा। अगर आप चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके और आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो है ESI एक्ट, यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस रूल्स, जो हैं रूल्स हैं 1950, वो इसमें इनकॉर्पोरेट हो रहा है। इसके अलावा ट्राइब्यूनल प्रोसीजर रूल्स, ठीक है। इसके अलावा क्या हो रहा है, तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एपिलेट ट्रिब्यूनल रूल्स इसमें इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। उसके बाद एम्प्लॉइज एक्सचेंज रूल्स इसमें इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। फिर मैटर्निटी बेनिफिट रूल्स जो है, मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट जो है वो इसमें इनकॉर्पोरेट हो रहा है। उसके बाद पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट इसमें इनकॉर्पोरेट हो रहा है। तो मैटर्निटी बेनिफिट ये मैं लिख देती हूँ, ठीक है, तो मैटर्निटी बेनिफिट जो है वो इसमें इनकॉर्पोरेट हो रहा है। उसके बाद और क्या हो रहा है, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट इसमें इनकॉर्पोरेट हो रहा है। इसके बाद साइन वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट इसमें इनकॉर्पोरेट हो रहा है। फिर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट इसमें इनकॉर्पोरेट हो रहा है, ठीक है। फिर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ये हमने पढ़ा है ना, ये सारे हमने सोशल सिक्योरिटी में पढ़े हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। अब देखो बेटा, जिन बच्चों को ये डाउट है ना कि मैम सोशल सिक्योरिटी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सोशल सिक्योरिटी में मैम कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमको पढ़ना है। तो बेटा ये सारे जितने हैं ना, ये जितने भी हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आप प्रीवियस ईयर से इससे रेफर कर सकते हैं, पर जो ये इंपॉर्टेंट है ना, यही है सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने, जैसे कोड ऑन वेजेस है, तो वेजेस से रिलेटेड जितने भी एक्ट है वो उसमें है। तो इसी तरह से सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी एक्ट है वो यही है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, तो एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर एम्प्लॉइज कंपनसेशन वेन्यूज ऑफ प्रोसीडिंग एक्ट है। तो ये लगभग कुछ एक्ट्स हैं जो कि इसमें क्या हो रहे हैं, इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में। तो आई होप आपको ये समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हम एक काम इसमें और करने वाले हैं, जो कि मैं आपके बेनिफिट के लिए सोचा मैंने कि कर दूं, थोड़ा मेहनत लगा पर कोई बात नहीं। एक टेबल बना दूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि क्या प्रोविजन था, अर्लियर क्या प्रोविजन था, और नया न्यू क्या प्रोविजन है, ठीक है। ये आपको मैं सोच रही थी कि एक टेबल बना करके समझा दिया जाए, ठीक है, ताकि आपको एक समरी निकल के आ जाए कि भाई ये प्रॉब्लम थी और ये उसका सॉल्यूशन है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो जो पहला इसका जो चेंज है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स थे, ठीक है, इसमें जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स थे या फिर जो गिग वर्कर्स थे, ठीक है, गिग वर्कर्स थे, ठीक है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स थे, ठीक है। उसके बाद फिर और कौन कौन थे, मतलब ये सारे जितने थे ना, होम बेस्ड वर्कर थे, अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर्स थे, ये सब इसमें इंक्लूडेड नहीं थे पहले, ठीक है, पहले के एक्ट में। अभी इसमें क्या है कि सब इंक्लूडेड है। ये जितने भी बात मैंने जिनकी भी कही वो सब इसमें इंक्लूडेड है, पहले इसमें इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है, पहली चीज। अब दूसरा, जो टर्म एम्प्लॉय है ना बेटा, वो इसमें डिफाइंड नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉय जो टर्म है ना, वो नहीं, हर जगह आपने देखा होगा कि मैं एम्प्लॉय बोलती थी पर फिर मैं बोलती थी वर्कर, फिर मैं क्या बोलती थी, वर्कमैन, मैं एम्प्लॉय नहीं बोलती थी पहले जब मैं एक्ट पढ़ा रही थी। तो लेकिन इसमें मतलब कि इसमें क्या था, ये डिफाइंड नहीं है। एम्प्लॉय टर्म जो है ना, वो किसी में भी क्या है, डिफाइंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय टर्म जो है इसको प्रॉपरली डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया पहला डिफरेंस, समझ में आ गया। चलिए आते हैं अब दूसरे डिफरेंस पे। अब दूसरा डिफरेंस क्या है भाई, तो दूसरा डिफरेंस है कि
आपको अगर किसी भी एक्ट के अंदर आपको अगर मतलब अगर आपको एस्टैब्लिश मतलब उसके प्रोविजन से रूल होना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, ठीक है। हर प्रीवियस मतलब ऑल लॉ, ऑल लेबर लॉज जिसमें जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो उसमें क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, ठीक है। लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अगर एस्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, इफ देर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट है, तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बस एक जगह, और अगर एग्जिस्टिंग नहीं है तो आप क्या कीजिए कि सेक्शन 3 में इस कोड के सेक्शन 3 में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और आपका काम हो जाएगा। आपको इंडिविजुअली हर लेबर लॉ में रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका सेकंड डिफरेंस। आते हैं थर्ड डिफरेंस पे। थर्ड डिफरेंस क्या कहता है? थर्ड डिफरेंस कहता है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई भी ऐसा सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात यहाँ पे नहीं की गई है। लेकिन नए एक्ट में सेक्शन 4 में कहा गया है कि सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, ठीक है, जिसमें कि फंड्स की बात की गई है कि जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, ठीक है, और अलग अलग टाइप के वर्कर हैं, उनके लिए जो फंडिंग होती है, जो फाइनेंशियल हेल्प होती है, वो इस सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। दिस इज थर्ड डिफरेंस। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, फोर्थ आते हैं। फोर्थ कहा गया है कि पहले ऐसा था कि नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड था, ठीक है। सारे लेबर लॉ में क्या था कि नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की बात की गई थी, ठीक है। एक मिनट, मतलब कि एक दो एक्ट थे जिसमें कि सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की बात की गई थी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में था, लेकिन मोस्ट ऑफ द में ऐसी बात नहीं की गई थी। तो यहां पे कह रहा है कि नो प्रोविजन फॉर सोशल सिक्योरिटी फॉर नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, ठीक है, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की बात की गई है। चलिए, इसमें क्या है? नए प्रोविजन में क्या है? नए प्रोविजन में सेक्शन 6 है बेटा। सेक्शन 6 कहता है कि नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की बात की गई है, यहाँ पे नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा एक, ठीक है। चलिए, तो ये एक नया प्रोविजन है जो यहाँ पे, इसलिए मैं सेक्शन वाइज बता रही हूँ बेटा कि एग्जैक्ट भी अगर पूछ लेना चेंजेस तो आप आराम से इसका आंसर कर पाए, ठीक है। तो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट के हैं, फाइनेंस के, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें गिग वर्कर्स वगैरह भी इंक्लूडेड रहेंगे। चलिए, अगला आते हैं 5 पार्ट क्या कहता है? इसमें कहा जा रहा है ईपीएफ एपिलेट ट्रिब्यूनल की बात की रही है कि रूल 7 ऑफ एपिलेट ट्राइब्यूनल प्रोसीजर, ट्राइब्यूनल रूल्स जो हैं, एपिलेट ट्राइब्यूनल रूल्स हैं, उसमें कहा गया है कि 75% ऑफ द अमाउंट ड्यू, जब तक देखो कोई भी एम्प्लॉयर का जो अपील जो है वो तभी एंटरटेन किया जाएगा जब 75% ऑफ द अमाउंट जो है 75% ऑफ द अमाउंट जो है वो डिपॉजिट होता है, तभी जो है अपील को सुना जाएगा, उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे सेक्शन 24 है बेटा। सेक्शन 24 कहता है कि 25% ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा तो फिर अपील को एंटरटेन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, पहले 75% था, अब वो 25% हो गया, ठीक है। ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगा पुराने और नए लॉ को जानने में। तो ये हो गया फिफ्थ डिफरेंस। अब सिक्स्थ क्या है? एक्सेसिव सिकनेस बेनिफिट का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। एक्सेसिव सिकनेस बेनिफिट, कोई बहुत बीमार है, ठीक है, तो एक्सेसिव सिकनेस बेनिफिट का कोई प्रोविजन जो है वो पिछले एक्ट में नहीं है, ठीक है, नॉट अवेलेबल। लेकिन यहां पे कहा गया है क्या कि सेक्शन 43 कहता है कि अगर ऐसा है कि मतलब कोई व्यक्ति है जिसका मतलब जो सिकनेस है वो इंडस्ट्री के कारण ही हुआ है, तो वहां पे एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किया जाएगा फॉर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किया जाएगा फॉर एक्सेसिव सिकनेस, ठीक है, एक्सेसिव सिकनेस की बात की गई है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो, पार्ट 7 क्या कहता है कि गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं था। गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए कोई भी प्रोविजन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है पुराने लॉ में। नया लॉ क्या कहता है? नया लॉ कहता है कि
सेक्शन 45 कहता है कि ईएसआई जो है वो इनके लिए भी, मतलब प्लेटफॉर्म वर्कर्स और गिग वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए भी अवेलेबल है। तो ये आपका सेक्शन 45 कहता है। चलिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, पार्ट 8 क्या कहता है? पार्ट 8 के लिए ग्रेट्युटी के लिए काम कितना होना चाहिए था, टर्म कितना होना चाहिए था? 5 साल होना चाहिए था। यानी अगर आप किसी इंडस्ट्री में, किसी यूनिट में 5 साल काम करते हो तो आप ग्रेट्युटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन नए एक्ट में 5 साल तो है, 5 साल में कोई दो राय नहीं है, 5 साल नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन जर्नलिस्ट के लिए, जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म रिलेटेड प्रोफेशंस के लिए इसको घटा के 3 इयर्स कर दिया गया है। ये बेटा, ये क्वेश्चन आने के जो सबसे ज्यादा स्कोप्स है ना, वो यहीं से है। ठीक है, तो इसको घटा करके कितना कर दिया गया है? 3 इयर्स कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, ठीक है, किस कौन से सेक्शन में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 53 में किया गया है। ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी जो है वो सेक्शन 3 में किया गया है। चलिए, आगे आते हैं। नाइन्थ प्रोविजन है। नाइन्थ प्रोविजन क्या कहता है? ठीक है, कि जो फंडिंग है इन लोगों के लिए, क्योंकि गिग वर्कर्स वगैरह ही नहीं थे तो फंडिंग की बात ही नहीं की गई है, तो नो फंडिंग स्कीम्स फॉर गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ठीक है, गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए कोई भी फंडिंग की बात यहाँ पे नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पे की गई है बेटा सेक्शन 109 एंड 114 में। ठीक है, 114 और 119 में क्या क्या है? वेलफेयर स्कीम्स की बात की गई है। ठीक है, इन लोगों के लिए भी, जो लोग यहाँ पे हैं, वर्क करते हैं, उनके भी हेल्थ के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए वेलफेयर स्कीम्स की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस नंबर 9। चलिए, डिफरेंस नंबर 10। डिफरेंस नंबर 10 क्या है? कि पहले ऐसा था कि सिर्फ इंस्पेक्टर साहब हैं, पहले के एक्ट में हर जगह हमने पढ़ा इंस्पेक्टर साहब, चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इंस्पेक्टर साहब हैं, यही इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ यही इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे कहा जा रहा है सेक्शन 122 में कहा जा रहा है। ठीक है, 122 में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? कि स्टेट जो है वो फैसिलिटेटर्स भी अपॉइंट कर सकती है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स भी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, जो कि एडवाइस करेंगे एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉइज को। यहाँ पे ये बात कही जा रही है। ठीक है, चलिए, अगला क्या है? सेक्शन 11। सेक्शन 11 में कह रहा है कि जो रजिस्टर रिकॉर्ड मेंटेन करने का जो प्रोविजन था, रजिस्टर है, रिकॉर्ड है, इसको, ये इतना एक्सटेंसिव नहीं था, नॉट एक्सटेंसिव, मतलब इतना डिटेल्ड, इतना एक्सटेंसिव पहले नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है? सेक्शन 123 क्या कह रहा है? कि रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स जो है, जिसमें वेजेस, अटेंडेंस, आइडेंटिफिकेशन नंबर, उनका आधार लिंक वगैरह वगैरह, ये सारे कुछ जो है वो रजिस्टर में मेंशन करे जाएंगे, मतलब डिटेल्ड वर्जन है। ठीक है, डिटेल्ड वर्जन ऑफ रजिस्टर्स को मेंटेन करने की बात की जा रही है। चलिए, अगला आते हैं। ठीक है, ईपीएफ एक्ट में पहले क्या था? कि कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं था बेटा। ठीक है, जो भी ड्यू है एम्प्लॉयर से, नो लिमिटेशन पीरियड। किसके लिए भाई? तो जो भी पैसा ड्यू है एम्प्लॉयर से, उसका कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं था। ठीक है, तो ये, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 125 में है, सेक्शन 125 में है कि जो भी प्रोसीडिंग और इंक्वायरी होगी उसका एक फिक्स्ड टाइम किया जाए। ठीक है, एक फिक्स्ड टाइम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर किया जाए, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो एक ये हो गया। चलिए, ठीक है, अब क्या है कि पहले, मतलब जो पहले के सेक्शन थे उसमें इतना इनहैंस्ड पनिशमेंट नहीं था। ठीक है, इनहैंस्ड पनिशमेंट नहीं था, मतलब इतना डिटेल में पनिशमेंट जो है वो मेंशन नहीं किए गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारे, अभी हमने पनिशमेंट पढ़ा, यहाँ पे सारे पनिशमेंट जो है वो क्या किया गया है कि बिल्कुल प्रॉपरली किया गया है। यहाँ तक कि रिपीट ऑफेंस का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, कि अगर रिपीटेड ऑफेंस है तो पनिशमेंट को बढ़ा दिया जाएगा, इस बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो पनिशमेंट के प्रोविजन को भी क्या किया गया है? थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा और क्या है? क्या ना कि मैंने जो प्रिंट किया ना वो थोड़ा छोटा छोटा हो गया, तो मुझे देखना पड़ रहा है, मतलब ऐसे कि कौन सा पॉइंट आपको पढ़ाना है। ठीक है, चलिए, और क्या है? तो लगभग यही सारी चीजें हैं। ठीक है, मतलब इतने ही डिफरेंस किए गए हैं, और कुल मिलाकर के आप ये मान के चलिए कि जो भी ऑफेंसेस हैं या जो भी गिग वर्कर्स हैं, उनके लिए एक इनहैंस्ड प्रोविजन की बात यहाँ पे सारी जो है वो की गई है। ठीक है, तो
ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि मतलब जितनी भी चीजें की गई है उसका एक इनहैंस्ड वर्जन जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, कुल मिला के यही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं एक बार आपको शेड्यूल बता देती हूँ कि कौन कौन से शेड्यूल में क्या क्या है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि कौन से, क्योंकि देखो बेटा लिमिटेड है, ये 4 कोड है, बहुत सारे एक्ट तो है नहीं, तो इसीलिए क्या है कि आपको शेड्यूल के बारे में भी जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये शेड्यूल के बारे में बता देती हूँ। तो पहला क्या है बेटा, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 किससे डील करता है, एप्लीकेबिलिटी से, कौन सा प्रोविजन किसके लिए एप्लीकेबल होगा, इसके बारे में आपको शेड्यूल 1 जो है वो बताता है। पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानना जरूरी है कि कौन से शेड्यूल में क्या चीजें मेंशन की गई है। ठीक है, चलिए अगला जो शेड्यूल 2 है बेटा, जो शेड्यूल 2 है वो क्या बताता है, एम्प्लॉइज। ठीक है, एम्प्लॉइज की डेफिनेशन बताता है। ठीक है, सेक्शन 226 के थर्ड प्रोविजियो में जो भी एम्प्लॉइज की डेफिनेशन है, मतलब कौन कौन से नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज के लोग हैं जो कि एम्प्लॉइज के परव्यू में आएंगे, उसको यहाँ पे शेड्यूल 2 में मेंशन किया गया है। शेड्यूल 3 जो है बेटा वो है लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज। ठीक है, किस किस ऑक्यूपेशनल में कौन कौन से डिजीज है जिसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ठीक है, और जिसके कारण कोई भी अगर जो वो डिजीज होती है तो वो कंपनसेट हो सकती है, तो वो ऑक्यूपेशनल डिजीज की जो लिस्ट है वो यहाँ पे मेंशन की गई है थर्ड में। चलिए फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, लिस्ट ऑफ इंजुरीज। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंजुरीज जिसको परमानेंट डिसेबलमेंट माना जाएगा, क्योंकि परमानेंट डिसेबलमेंट बेटा एक बहुत ही वेग टर्म है, पता नहीं फैक्ट्री केस से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो लिस्ट ऑफ इंजुरीज जिसको परमानेंट डिसेबलमेंट माना जाएगा, इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है किसमें, शेड्यूल 4 में। ठीक है, चलिए शेड्यूल 5 क्या है, कौन कौन से मैटर्स हैं जो कि स्कीम्स के अंडर आएंगे, मैटर्स जो कि स्कीम्स के अंडर आएंगे उसको यहाँ पे शेड्यूल 5 में मेंशन किया गया है। शेड्यूल 6 किससे डील करता है, फैक्टर्स फॉर कंपनसेशन। कंपनसेशन की बात जो हम पढ़ रहे थे, अभी कंपनसेशन एक्ट पढ़ रहे थे, मतलब जो कंपनसेशन के प्रोविजन है, तो मैंने आपको बताया था कि 50% और उसके बाद प्लस जो एडिशनल फैक्टर्स हैं, है ना, जो भी इंक्लूड करना है समय समय पे स्टेट गवर्नमेंट और या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताती रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कंपनसेशन जो है उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा, कंप्यूटेशन उसको कैसे देखा जाएगा कि भाई प्रॉपर किस तरह से इसका पैरामीटर है, वो आपका शेड्यूल 6 में आइडेंटिफाइड है। ठीक है, और 7 क्या है आपका, तो 7 है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेटर्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेटर्स। तो ये आपका कुल मिला के टोटल आपके शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1 से लेकर के 7 तक। और यहाँ पे आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो है 2020 वो खत्म होता है। अगला कोड हम पढ़ने वाले हैं द कोड ऑन वेजेस। बेटा ये कोड मैं चाहूँ तो आपको एक सेशन में भी खत्म करा सकती हूँ, पर आई वॉन्ट कि आप इसको डिटेल में पढ़िए ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। वेरी सून विद इन 2-3 डेज हम दूसरा एक और सब्जेक्ट लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मे बी दैट वुड बी इंश्योरेंस और ऑडिटिंग। ठीक है, जो कंफर्टेबल लगेगा उसको हम लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल दुगने जोश से हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय। और हाँ, भूलना मत अपने प्यारे प्यारे से फीडबैक्स हमें जरूर भेजिए, क्योंकि वही तो हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। वैसे एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि मैम कोई पर्सनल मेंटोरशिप का कोई अभी प्रोग्राम है क्या, तो बेटा वी आर प्लानिंग ऑन इट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज ये आ रही है कि मैम कोई पर्सनल मेंटोरशिप दीजिए। तो हम उस पर लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर पहले हम चाहते हैं कि आप मतलब जो सिलेबस है वो आप सब लोग अवेल करिए। पर्सनल मेंटरशिप क्या है, फीडबैक में हम और आप बिल्कुल जुड़े ही हुए हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दिया जाए, बट पर्सनल मेंटरशिप वाला जो प्रोग्राम है वो बहुत जल्दी हम लॉन्च करेंगे। तब तक आप हमसे फीडबैक सेक्शन में जुड़े रहिए, और अगर आपको लगता है कि ये इनिशिएटिव आपको थोड़ा भी बेनिफिट पहुंचा रहा है तो हमें मोटिवेट करिए, ताकि हम और अच्छे अच्छे जो सेशंस हैं, जो सीरीज है, मोटिवेशनल सीरीज है, मैराथन्स हैं, PYQs हैं, ये सारा कुछ आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।